नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाएंगे आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ हैं विद्यानाथ झा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं और मुंबई से सटे ठाणे के डोंबिवली से खबर, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, बॉयलर फटा, 2 लोगों की मौत की खबर है और 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये जो आंकड़ा है, माफ कीजिएगा, 85 से ज्यादा इस वक्त बढ़ चुका है। बॉयलर फटा है, जिसके बाद फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, फैक्ट्री की छत ढह गई। आसपास की कई फैक्ट्रीज को भी इसके बाद नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस और स्थानीय अधिकारी से बात की है। राहत और बचाव का काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ है, 2 लोगों की मौत हो गई है। इस धमाके में 100 लोग जख्मी हैं। दिखाओ आपको लगाया हुआ। धमाका डोंबिवली में मौजूद आचार्य केमिकल फैक्ट्री में हुआ, जिसमें करीब 100 लोग घायल हो गए। कई की हालत गंभीर है। इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। फायर ब्रिगेड की करीब 15 से 18 गाड़ियां हालात पर काबू पाने में जुटी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के लोगों को फैक्ट्री से दूर हटा दिया गया है। इमारत की जिस तरीके से ये विंडो टूटा हुआ है, उस बात से आप ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेज गति से यहाँ जो है विस्फोट हुआ। डेफिनेटली इसके ऊपर कार्रवाई होगी, बड़ी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। जो सेफ्टी नॉर्म्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, वो नॉर्म्स का पालन किया गया था कि नहीं। शुरुआती जांच के मुताबिक फैक्ट्री में धमाका बॉयलर फटने की वजह से हुआ। ब्लास्ट की आवाज करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कई घरों के कांच तक टूट गए। आसपास के इलाके के लोग धमाके की आवाज सुनकर घरों से बाहर निकल आए। धमाके की वजह से फैक्ट्री के पास मौजूद कई इमारतों को भी नुकसान हुआ है। सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में सहारनपुर में रैली करेंगे। सरकार के 2 साल पूरे होने पर जनता तक अपना रिपोर्ट कार्ड पहुंचाने के लिए बीजेपी ने लंबा कार्यक्रम शुरू किया है। इसी के तहत पीएम मोदी आज विकास पर्व रैली को संबोधित करेंगे और सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। विकास पर्व महारैली इसीलिए रखी गई कि सबसे बड़ी बात है विकास। ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, बुरे हालात है उत्तर प्रदेश के। बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता भी आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। 26 मई से 10 जून के बीच बीजेपी नेता और सरकार के मंत्री 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों के जरिए उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। 28 मई को इंडिया गेट पर भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में शाम 5 बजे से लेकर लगातार 5 घंटे तक सरकार के 2 साल के कामकाज पर चर्चा होगी। सरकार ने 2 साल की उपलब्धियों की एक बुकलेट भी तैयार कराई है, जिसे मंत्री, सांसद और नेता जनता तक पहुँचाएंगे। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर आज शेयर बाजार भी टॉप पर पहुंच गया। सेंसेक्स में 26,000 और निफ्टी ने 8,000 का लेवल पार कर दिया। सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न मना रही मोदी सरकार पर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के 4 दिग्गजों कपिल सिब्बल, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद और रणदीप सुरजेवाला ने वीडियो जारी कर मोदी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? हिंदी गाना आपने सुना होगा, कभी खुशी कभी गम। रुपया है ना, वो वेंटिलेटर पे, तो 56 इंच की छाती और 58 इंच का रुपया, कहाँ गई वो छाती और कहाँ गया रुपया? भारतीय जनता पार्टी कैपिटलिस्ट की पार्टी है और बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के सामने जब कुछ हजार की करप्शन होती है, 1000 करोड़ की, उसको वो छोटी मानते हैं। लच्छेदार भाषण, बड़बोली बातें, अहंकार का व्यवहार, मदमस्त चाल, दलितों पर वार, युवाओं को दबाना और न जाने इतनी कितनी और बातें हैं जिनके बारे में आपसे हमने पत्रकार गोष्ठी में व्याख्या की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर हमले के लिए शायरी का इस्तेमाल किया। या रब, वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको दवा। और बीजेपी की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार किया। हम तो डूबे सनम पर तुम्हें ले डूबेंगे, ये उनकी फिलॉसफी है। वो कुछ कर नहीं सके तो तुमने भी कुछ किया नहीं। ये पहली सरकार है जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, देश का पॉजिटिव माहौल हो गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है।
मोदी सरकार के 2 साल को कई विरोधी दलों ने निराशाजनक बताया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पीएम मोदी की तारीफ की कि मोदी एक बहुत मेहनत करने वाले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जितने सपने दिखाए एक भी पूरा नहीं हुआ। विज्ञापन 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 एक तो बड़ी भारी उपलब्धि है देखिए। अब दूसरी जो है वो अब उनका फंक्शन होगा उसे बताएंगे वो, लेकिन उपलब्धि के नाम पर जो है विज्ञापन ही विज्ञापन। किसानों को वो राहत देंगे। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है। इसलिए इन तीनों मोर्चों पर मोदी जी की सरकार और मोदी जी विफल रहे हैं। और फिर भी 2 वर्ष में ठीक है, प्रधानमंत्री घूमते रहे सारे विश्व में। पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हुए हैं, चाइना के साथ संबंध नहीं अच्छे रहे, पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध बिगड़े हैं, तो इसको मैं उपलब्धि नहीं मानूंगा। कई हस्तियों ने भी मोदी सरकार के 2 साल पर प्रतिक्रिया दी। अब तक के कार्यकाल को अच्छा बताया। लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और वो यकीनन काम करने का प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस मैं यही कहूंगा कि अभी बहुत जल्दी होगा उनके काम पे टिप्पणी करना। अभी जब एक फिल्म बनाने में हमको 5 साल लगते हैं, 2 साल स्क्रिप्ट लिखने में लगते हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोदी साहब से कि 2 साल में क्या कर देंगे। लेकिन जितना भी उन्होंने किया है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है और कर्मठ है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि मोदी सरकार ने कई बड़ी योजनाओं को पूरा किया है। आने वाले वक्त में भी ये सरकार जनता को शिकायत का मौका नहीं देगी। बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटर इन चीफ गेरार्ड बेकर को दिए इंटरव्यू में पीएम ने कहा कि वो देश में रोजगार बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा, भारत पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध जरूर चाहता है, लेकिन आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेगा। आपको मालूम है कि मेरी सरकार जिस दिन बनी, ये मेरा इनिशिएटिव था कि मैंने सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को मेरे शपथ समारोह में बुलाया था। आतंकवाद सारी दुनिया का कंसर्न है। आतंकवाद से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी संबंधों पर बात की। पीएम ने कहा, हम दोनों के बीच ऐसी दोस्ती है कि हम दोनों बड़े हक से बात करते हैं। पीएम ने कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अमेरिकी कांग्रेस ने संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए मुझे बुलाया है। मोदी ने कहा, भारत रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आगे बढ़ना चाहता है। पीएम ने कहा, रक्षा उपकरणों का उत्पादन ऐसा क्षेत्र है जिसमें नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने जल्द से जल्द जीएसटी बिल पास होने की उम्मीद भी जाहिर की। मोदी सरकार के 2 साल पर जी न्यूज से खास बातचीत में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 2020 तक जब चाहो तब रिजर्वेशन मिलने का दावा किया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 2023 तक देश में बुलेट ट्रेन का सपना साकार करने की बात कही। जल्द ही तेजस, हमसफर और अंत्योदय ट्रेन शुरू करने का भी भरोसा दिया। 2020 तक मैं दावे से कह सकता हूँ हमारी वेटिंग लिस्ट खत्म होनी चाहिए, लेकिन कम से कम बहुत ही कम होगी। नहीं, बुलेट ट्रेन तो आएगी 2023 तक, उससे पहले नहीं आ सकती। लेकिन मैं आपको वादे से कह सकती हूँ, ईमेल आती है, फ़ोन आते हैं, फ़ोन हर फ़ोन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले मैंने शुरू किया, फ़ोन की रिकॉर्ड होना ही चाहिए। और इसी तरह से सोशल मीडिया, जो आज लोगों के हाथ में आया हुआ एक नया हथियार है, तो उसके साथ से भी हम जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने शुरुआत की। रेल मंत्री ने रेल यात्रियों की सुरक्षा को सरकार की जिम्मेदारी बताया। रेलवे की सफाई में लोगों से भागीदारी की अपील की। रेल मंत्री के मुताबिक रेलवे में शिकायतों के लिए नई व्यवस्था शुरू हो चुकी है। यात्रियों की शिकायतों और टिकट कैंसिल करने के लिए ऐप बनाया जा रहा है। रेल मंत्री ने दावा किया कि रेलवे के सभी डीआरएम अब ट्विटर पर उपलब्ध हैं। रेल मंत्री ने एविएशन सेक्टर से मुकाबले के लिए सभी ट्रेनों की स्पीड बढ़ाए जाने की भी बात कही है। रेलवे ने ट्रेन के डिब्बों पर विज्ञापनों से कमाई बढ़ाने की योजना भी तैयार की। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटालियन मरीन को इटली लौटने की इजाजत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मरीन सल्वातोर गिरोन की याचिका मंजूर की। गिरोन को इटली पहुंचते ही पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। केंद्र सरकार की ओर से गिरोन की बेल का विरोध नहीं किया गया और उसमें कुछ कंडीशंस लगाई हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि उनको पुलिस स्टेशन वहाँ पे महीने में एक बार विजिट करना पड़ेगा और इंडियन एम्बेसी को वो रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, रेगुलर जो रिपोर्ट्स हैं। मामले का दूसरा आरोपी मरीन मसीमिलियानो लातोर को 2014 में ही इलाज के लिए इटली भेजा जा चुका है। इटली के 2 मरीन्स ने फरवरी 2012 में केरल के पास समुद्र में 2 भारतीय मछुआरों को गोली मार दी थी। घटना के बाद दोनों मरीन्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी को लेकर भारत और इटली में काफी तनाव भी हुआ। इटली हमेशा से इस मामले की सुनवाई इंटरनेशनल कोर्ट में चाहता था। पिछले साल दोनों देशों के बीच केस की सुनवाई हैग के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में होने पर सहमति बनी। सुप्रीम कोर्ट में मरीन्स मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। जाट आरक्षण के फैसले पर हरियाणा सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण देने के मनोहर लाल सरकार के फैसले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होगी। 29 मार्च को हरियाणा विधानसभा में जाट आरक्षण बिल पास हुआ था। जाट आरक्षण बिल में जाट के अलावा जाट, सिख, मुस्लिम जाट, रोड, बिश्नोई और त्यागी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों में 6% आरक्षण दिया जाएगा। मनोहर लाल सरकार ने पिछड़ा वर्ग में नई कैटेगरी बनाकर 6 जातियों को आरक्षण देने का प्रावधान किया है। बिहार के गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के काफिले पर हमला हुआ। पथराव के बाद काफिले में शामिल एक गाड़ी को आग लगा दी गई। जीतन राम मांझी गया के डुमरिया में एलजेपी नेता सुदेश पासवान के परिवार से मिलने पहुंचे थे। एलजेपी नेता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने काफिले पर पथराव किया, कुछ गाड़ियों को आग लगा दी। मांझी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने अब तक मामले में किसी को आरोपी नहीं बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। सरकार से मांग करेंगे कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करवा करके जो कंस्पिरेसी ऐसा किया है उस पर आवश्यक कार्रवाई हो। कहीं कोई पकड़ाया नहीं जा रहा है, सिर्फ एक दिखावा हो रहा है और उधर हत्या होती है और हत्या के पहले कहते हैं कि जंगल राज नहीं मंगल राज आ गया है। पुलिस अनुसंधान में जिन जिन लोगों का नाम आएगा और इन लोगों ने जो भी व्यक्त किया है तो उन सबकी जांच पड़ताल की जाएगी और किसी भी दोषी को, चाहे वो कोई भी हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इसी साल फरवरी में पटना में एलजेपी नेता बैजनाथ सिंह की भी हत्या कर दी गई। दिल्ली में 13 साल की बच्ची से रेप की वारदात पर राजनीति शुरू हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज रेप पीड़ित बच्ची और उसके परिवार से मिलने एम्स पहुंचे। परिवार से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए ऐसी वारदातें हो रही हैं। दिल्ली पूरा स्टेट, फुल स्टेट नहीं है। हर क्राइम की घटना जो होती है वो एक तरह से बार बार ये याद दिलाती है कि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए। केजरीवाल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए एम्स पहुंची। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी वारदात की निंदा की है। जिस बर्बरता से ये डेफ एंड डम 13 साल की बच्ची रेलवे ट्रैक्स पे पाई गई, रेप्ड और एकदम स्लॉटर्ड, ये साफ दिखाता है कि कानून का खौफ नहीं है। रेप का आरोप बच्ची के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स पर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के सूरत में एक कार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा सूरत के डभोली इलाके में हुआ। बुधवार शाम करीब 6:30 बजे एक बुजुर्ग शख्स सड़क पर जा रहे थे। इस दौरान 2 या 3 बाइक उनके बगल से गुजरती हैं। इसके बाद बुजुर्ग आगे बढ़ते हुए सड़क पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त पीछे से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर